भारत में हरित क्रांति। अरे पीछे सुनो, इधर आगे तकाओ इसको, रे इधर देखो, ऐसे ही जाएगा वीडियो में, याद रखोगे। तुम्हारा नाम नहीं पकड़े हैं तका। भारत में हरित क्रांति, हरित क्रांति तो इस शब्द से मालूम चल रहा है ना। हरित क्रांति के मतलब क्या? हरित मतलब हरा से संबंधित। अब ये बताओ कि हरा कौन चीज होता है? फसल। यानी कि इससे मालूम चल रहा है ना कि जो हमारा भारत देश है कौन चीज में सबसे आगे है। भारत में सबसे आगे कौन चीज, सबसे ज्यादा कौन चीज का उत्पादन है जिसके लिए भारत जाना जाएगा? तो भारत जो है क्या है, एक शायद बताने की जरूरत नहीं है, हर क्लास के जो चैप्टर है उसकी स्टार्टिंग में पढ़ना पड़ता है। कृषि प्रधान देश है कौन? है कौन? अपना बता देगा लोग, कौन कौन देश है कृषि प्रधान? भारत देश है। यानी कि हरियाली, यानी कि उपज ज्यादा बढ़ाने के लिए क्रांति चलाया गया। उस क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? हरित क्रांति। और ये दुनिया के किसी भी देश में चलाया जा सकता है। जिस देश में चलाया जाएगा उसी देश के हरित क्रांति के नाम से जाना गया। तो यहाँ भारत में भी चलाया गया क्रांति। कौन सा क्रांति? हरित क्रांति। इसलिए इस क्रांति का नाम क्या दिया गया? भारत में हरित क्रांति, क्योंकि भारत में चलाया गया। हो सकता है कि दूसरे देशों में चलाया जाए, नेपाल में, तो नेपाल में जब फसलों के लिए हरित क्रांति चलाया जाएगा तो क्या बोला जाएगा? नेपाल में हरित क्रांति। कहीं भी भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 33% आय तथा समष्टि का लगभग 62% जनता को रोजगार कृषि से प्राप्त होता है। किससे? घरेलू यानी सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि जीडीपी। क्या चीज? जो जीडीपी है, जीडीपी क्या कृषि से कितना परसेंट होता है? 33% आय आता है। क्या चीज से? कृषि से। और अन्य जो रोजगार के माध्यम से जाएगा, जो कि कृषि रोजगार प्रदान करेगा, वो कितना? 62%। इसको नोट कर सकता है, लिखते जा सकता है। पूरा डिटेल्स में तो लिखवाया नहीं जा रहा। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का कितना परसेंट हिस्सा देता है? 33% आय जो है केवल कृषि से जाता है। रोजगार के लिए जो लोग निर्भर हैं, कितना? 62% लोगों को आय प्राप्त होता है कृषि से। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती बढ़ती हुई जनसंख्या के पोषण की थी, क्योंकि यहाँ कृषि योग्य भूमि सीमित थी। यानी कि जैसे स्वतंत्र हो गए, मुल्क को आज़ादी मिल गया, तब यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या रहा? बढ़ती जनसंख्या। क्या रहा? क्योंकि जनसंख्या यहाँ पर बढ़ने का स्टार्ट हो गया, इतना बढ़ने लगा कि अब उसका पोषण करना क्या होने लगा? समस्या आने लगा, मतलब पोषण की समस्या आने लगा। और यहाँ की जो धरती रही, जमीन, वो क्या रहा? सीमित रहा। क्या रहा? सीमित। मतलब कि जमीन बढ़ने वाला नहीं है, लेकिन जनसंख्या रुकने वाला, मतलब जनसंख्या रुकेगा नहीं और जमीन बढ़ेगा नहीं। तो कृषि जो है क्या हो जाएगा? सीमित हो जाएगा। यानी कि कृषि जो है फसल के उत्पादन ज्यादा करने की आवश्यकता होगा। समझ रहे ना? तो इसलिए फसल के उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या किया गया? क्रांति चलाया गया। समितिकरण, इसके लिए एक बृहद योजना बनाने की आवश्यकता थी जिससे उपलब्ध भूमि में अधिक से अधिक पैदावार की जा सके। मतलब कि नया बदलाव करने की जरूरत पड़ेगा ना। अभी मान लो कि हम लोग का गांव है, तो गांव मान लो कि गांव है अभी आज के डेट में, मान लो कि यहाँ 10 बीघा में गांव है। 10 बीघा में से मान लो कि 4 बीघा में क्या है? घर बसा हुआ है। 6 बीघा में मान लो क्या हो रहा है? खेती हो रहा है। आने वाला 10 साल बाद पता चला कि जो 4 बीघा था उस 7 बीघा में जनसंख्या हो गया। कितने बीघा में? अब कृषि करने के लिए कितना बच गया? 3 बीघा। अब बताओ कि आदमी बढ़ा कि नहीं बढ़ा? भोजन की आवश्यकता होगा कि नहीं होगा? लेकिन क्या जो जमीन था 10 बीघा से 25 बीघा हो गया? वो सीमित रहा। तो इस तरह से अब जो उत्पादन किया जाएगा, जितना 6 बीघा में हो रहा था उतना ही तो करना पड़ेगा, उससे ज्यादा भी करना पड़ेगा, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा हो गया। तो इसलिए फसल उत्पादन करने की आवश्यकता होगा ना। सेम यही प्रक्रिया क्या रहा? भारत के लिए रहा कि भारत में जनसंख्या बढ़ने लगा और जो यहाँ जमीन रहा, भूमि, वो सीमित रहा।
तो इस तरह से क्या चीज की आवश्यकता पड़ा, उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता पड़ा, क्या पड़ेगा ही, हर हाल में पढ़ना पड़ेगा। करे 1960 के मध्य से प्राप्त पादप प्रजनन की विधियों का उपयोग कर गेहूं, धान, मक्का आदि को उन्नत संकर किस्में विकसित की गई और परिणाम स्वरूप खाद्य उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। जो हम लोग कल पादप प्रजनन पढ़ाए थे, तो यहाँ क्या है कि इस आवश्यकता को देखते हुए जो फसल रहा यानी पादप, तो पादप के क्या किया, गुणों को बढ़ाया गया, उसके जो उत्पादन क्षमता है उसको बढ़ाया गया, यानी कि संकरण कराया गया। क्या कराया गया, संकरण। और सभी लोग संकर बीज के नाम सुनता है ना, अभी जो धान के दिन चल रहा है हर जगह संकर बीज का पोस्टर ही मिलता है, क्योंकि वो जो धान होगा वो रोपोगे कम, उत्पादन देगा ज्यादा। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखता है ना, सबसे ज्यादा फेमस कौन है, दंकल नाम से। गेहूं भी है और धान भी है। इसको अगर एक पौधा रोपता है तो उसमें से कम 20 को निकलेगा, जड़ से कितना निकलेगा। तो इस तरह से कम जमीन में, कम भूमि में क्या हो जाएगा, ज्यादा उत्पादन किया जा सकता है असल में। तो इसलिए धान, गेहूं, मक्का जो रहा, इसको संकरित करके क्या किया गया, ज्यादा मात्रा में उत्पादन करने लायक बनाया गया। तो सबसे फर्स्ट जो इसमें पढ़ेंगे हम लोग गेहूं। क्या पढ़ेंगे, गेहूं। जो फर्स्ट उत्पादन है वो गेहूं है, क्योंकि पहले देखना कि एक कट्ठा में जो है गेहूं के बोझा कितना होता था और आज के समय में क्या होता है। पहले 4 को 5 को ज्यादा से ज्यादा बोझा, और अब क्या है 8 को 10 को 12 को, जितना उसमें खाद पोटास और ज्यादा पैदा करने वाला लेके आओ गेहूं उतना ज्यादा होगा। धान का भी यही हाल होता है, मतलब लिमिट में। अब आदमी को खाने के लिए देगा, अब बफर सिस्टम है कर, मतलब कि 52 को भोज है तो 52 को दे देगा, एक को थरिया में। वहीं हॉस्पिटल में ना, वहीं हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा कि खा हॉस्पिटल में जा, मतलब लिमिट में कि फायदा करे। भारत में गेहूं को उन्नत किस्मों को विकसित करने का श्रेय भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के वैज्ञानिकों को जाता है। किसको, जो भारतीय कृषि अनुसंधान वैज्ञानिक हैं ना, जो लोग कि भारत के जो वैज्ञानिक जो कृषि के लिए क्या करते हैं, बीज में परिवर्तन करते हैं, संकरित करते हैं, उनको दिया जाता है कि गेहूं के जो गुण रहा उसको बढ़ावा देने का श्रेय किसको जाता है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के वैज्ञानिक जो हैं उनको जाता है। विगत 5 दशकों में गेहूं का उत्पादन 11 मिलियन टन से बढ़कर 75 मिलियन टन हो गया। कितने दशक में, गेहूं जो है 5 दशक में, कितने में, 5 दशकों में बढ़ करके 11 मिलियन टन से, कितना, 11 मिलियन टन से बढ़कर 75 मिलियन टन, कितना, 75 मिलियन टन हो गया, यानी कि बढ़ोतरी हुआ। अगर उसके गुणों कहा का बोले दशकों, मतलब कि एक दशक में 10 वर्ष, 2 दशक में 20 वर्ष, तो 5 दशक यानी कि 50 वर्ष। तो 50 साल में, जब 50 साल पहले क्या था, 11 मिलियन टन जो गेहूं का उत्पादन होता भारत में, वो 50 साल बाद कितना होने लगा, 75 मिलियन टन, यानी 11 5 55, 5 गुना से भी ज्यादा। लिख लो, अब लिखे लो, क्या लिखवाएंगे। यानी कि जो बढ़ावा किया गया 11 से लेकर के कितना कराया गया, 75 मिलियन टन तक। तो कह रहा है इस सफलता, मतलब कि परिणाम क्या कर रहा है कि इस सफलता में वैज्ञानिकों द्वारा विकसित गेहूं की अर्धवामन किस्मों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कौन सा वामन, अर्धवामन, जो ये किस्म रहा अर्धवामन का, ये सबसे ज्यादा वैज्ञानिकों को सफलता दिलाया। मतलब कि उत्पादन करने में सबसे आगे कौन सा किस्म रहा गेहूं का, अर्धवामन जो है। करे मैक्सिको स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट के वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत डॉक्टर नॉर्मन ई बारलॉग ने गेहूं की बौनी किस्मों का विकास किया। कौन से गेहूं का, जो बौनी किस्म है, तो बौनी किस्म का विकास किया कौन, डॉक्टर नॉर्मन ई बारलॉग। कौन, क्या नाम है, डॉक्टर नॉर्मन, हाँ नॉर्मन
ई बारलॉग वैज्ञानिक के नाम है। समझ में ना, ये क्या है, ये वैज्ञानिक का नाम है। और इन्होंने ही बौनी जो गेहूं है, तो बौनी किस्म का क्या किया, विकास किया। डॉक्टर बारलॉग ने 1963 में IARI के वैज्ञानिकों को गेहूं की बौनी तथा अर्ध बौनी किस्मों के बीज उपलब्ध कराए। मतलब कि उस संस्था के वैज्ञानिकों को कौन बौनी गेहूं को उपलब्ध कराया, डॉक्टर नॉर्मन ई बारलॉग ने। कब, 1963 में। सुनते चलोगे जरा। इन किस्मों से भारतीय वैज्ञानिकों ने भारतवर्ष की देसी किस्मों के साथ संकरण कराया। ये जो नया निकल कर के आया बीज, तो इस बौनी बीज को किसके साथ संकरण कराया, मतलब कि जो भारत के जो पहले जो प्राचीन रूप से चलता था ना, भारतीय कृषि की जो पहले से यहाँ बीज उपस्थित था, उस बीज को जो कौन, जो डॉक्टर नॉर्मन ई है, ये क्या किए, जो बौना बीज दिए यहाँ पर, मतलब किस्म दिए, तो यहाँ भारत की जो बीज रहा और ये जो नया किस्म का आया, इन दोनों का संकरण कराया। क्या कराया, संकरण कराया भारत में। उन्नीस सौ तिरसठ में। और कह रहा है ना कि फिर भारतवर्ष किस्मों के साथ संकलन कराया। परिणाम स्वरूप ऐसी किस्में विकसित हुई जो उच्च उत्पादन क्षमता वाली, रोग प्रतिरोधी, उर्वरकों के प्रतिसंवेदी तथा खेत में नहीं झुकने वाली थी। मतलब कि जो बौनी उपज वाली है ना, जो बौनी किस्म का जो बीज आया, जो डॉक्टर नॉर्मन ई उपलब्ध कराया ना, तो यहाँ भारतीय बीज और जो बौनी बीज है, दोनों के संकरण कराया गया। तो जो नया बीज निकला, यानी जो नया किस्म का तैयार हुआ बीज, उसमें क्या कराया गया, वो ज़्यादा क्षमता वाला था, वो खेतों में झुकने वाले नहीं था, रोग प्रतिरोधी था, मतलब कि रोगों से ज़्यादा हद तक लड़ने वाला था। और जो खाद बीज था उसके प्रति संवेदी था। क्या था, संवेदी था, यानी कि वो खाद बीज के संपर्क में रह करके खाद बीज को सहन कर सकता है और अपना वृद्धि कर सकता है, खेतों में झुक नहीं सकता है। समझ में ना, इस तरह से करे। बौनी किस्मों जैसे लेरमा रोजो के जीन में गेहूं के गेरुआ रोग को रोकने की क्षमता होने के कारण नई किस्मों में रोग के द्वारा होने वाली क्षति से हानि कम हुई। यानी गेहूं में कौन सा रोग होता, गेरुआ रोग। जानता है लोग गेरुआ रोग है? हाँ, गेरुआ रोग ना जानता है, नहीं जानता है तो बहुत बढ़िया, गेरुआ रोग के बारे में जाके घरे पूछ लेना कि गेहूं में गेरुआ रोग क्या होता है। कम से कम घरे के लोग तो बता देगा ना अच्छा से। आप बोलिए ना, मतलब गेहूं में पाया जाता है ये रोग। जो गेहूं में जो पकड़ता है वो अलग है, ये जो है डंठल में पाया जाता है। सुनो, गेरुआ रोग कौन सी में पाया जाएगा, उसके डंठल में पाया जाएगा। समझ में ना, यानी कि डंठल को ज्यादा मजबूत नहीं होने देगा, झुका देने वाला होगा, रोग ज्यादा रोग से ग्रसित कर देगा और पौधा जो है उसको कमजोर कर देगा। ये क्या है, गेरुआ रोग है। अगर हो सकता है इससे भी कहीं अलग बता लो, उतना डिटेल सबको ना मालूम है, तो घर जाके क्या करेगा, पूछ लेगा ढंग से गेरुआ रोग। अगर नहीं बताए लोग तब आकर के हमसे पूछना, फिक्स है कि हम बता देंगे। हाँ, नाम सुने हैं, पता नहीं क्या है। गले गेहूं के अन्य बौनी किस्मों में सरबती, सोनोरा, सोनालिका, कल्याण सोना के 101 तथा मुक्ता प्रमुख है। तो गेहूं के कुछ नाम लिख लो। क्या, जो प्रमुख गेहूं है उस प्रमुख गेहूं का नाम लिखो कि कौन कौन सा गेहूं है जो मेन गेहूं है। प्रमुख गेहूं के नाम, तो क्या नाम दिया गया है, सरबती, सोनोरा। क्या नाम है, सरबती सोनोरा। क्या नाम है, सरबती, सोनोरा, ये गेहूं का नाम है। दूसरा नाम है गेहूं का सोनालिका, इस तो हम भी सुने हैं, तो सुना है लोग, सोनालिका, ये भी गेहूं का नाम है। इस बात कल्याण सोना, हाँ, कल्याण सोना,
के 101। ये क्या है? प्रमुख गेहूं का नाम है। क्या है? प्रमुख गेहूं का नाम है कल्याण सोना के 101। में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत ना है। तो इसके बाद गेहूं के जो प्रोन्नत किस्म है, इसके गुण को जानोगे कि क्या गुण होता है। गेहूं के किस्म और गेहूं का गुण कि किस प्रकार के जो गेहूं है उससे क्या गुण होता है। सबसे पहले क्या है? सरबती सोनोरा। तो सरबती सोनोरा जो है क्या होता है? जल्दी से पक जाता है। मतलब इसको तेजी धैले रहता है कि हम जल्दी से पक जाएंगे, हमको क्या करो, मिल में ले जाओ, जल्दी से हमको पिसवाओ और खा जाओ। और क्या है दूसरा? लेरमा रोजो। ये जो है बौनी किस्म का होता है और इसमें गेरुआ रोग नहीं होता है। मतलब गेरुआ रोग का क्या होता है? प्रतिरोधी होता है असल में। तीसरा जो किस्म है सोनोरा 64। क्या है? सोनोरा 64। और ये क्या होता है? देर से बुआई के लिए उपयुक्त है। मतलब इसको देर से बोया जाता है। मतलब कि सब लोग बोलेगा तो लास्ट में इस गेहूं को क्या करोगे? ले जाके रोपोगे। और ये दुगुनी क्या है? बौनी किस्म का है। क्या है? दोगुनी बौनी किस्म का है। कल्याण सोना। इसके बाद क्या है? कल्याण सोना गेहूं। तो कल्याण सोना क्या है? अधिक वर्षा वाले क्षेत्र के लिए क्या होता है? उपयुक्त है। मतलब इसको ज्यादा क्या चाहिए? पानी चाहिए। जिस तरह से धान उगाया जाता है उसी तरह से ये गेहूं उगाया जाता है। तो ऐसे बोल सकता है ना, धान जिस प्रकार से उगाया जाता है ज्यादा पानी, उसी प्रकार से ज्यादा पानी में उगाने वाला गेहूं कौन सा है? कल्याण सोना। इसके बाद है मोती HD 9049। मतलब कि ये मोती जो गेहूं है जो HD में होता है, जिसका लगभग विकास कब कराया गया? 1949 में। ये क्या होता है? रोटी बनाने के लिए उपयुक्त होता है। क्या चीज के लिए? इसका रोटी बना के। और ये क्या है? तिगुनी बौनी किस्म का है। मतलब तिगुना जो है उत्पादन देगा असल में। और यानी कि हम लोग जो रोटी खाएंगे वो कौन से गेहूं के रोटी खाएंगे? मोती का। तो सभी किसी के घर में देखना मोती गेहूं जरूर रोपाता है, भले हम लोग को तुम लोग को मालूम ना हो। समझ में गया? तो कल हम लोग पढ़ेंगे धान। याद रखोगे धान के लिए हरित क्रांति पढ़ोगे।